Friends, today we will study some tricks to remember some important concepts in economics 12th board. So 12th बोर्ड में क्या क्या इम्पोर्टेंट है और कैसे करके इसको फिंगर्स पर आसानी से याद रखा जा सकता है जिससे कि पेपर में इसको करने में कोई प्रकार की गलती ना हो जाए। इसकी कुछ ट्रिक्स आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। काम का टर्म है, आपको ज़रूरत में याद किया हुआ एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा होता है जो स्टूडेंट बहुत पढ़ कर के तो आता है लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो वहाँ पर वो चीज़ें उसको याद नहीं रह पाती और गड़बड़ हो जाती है। तो इस गड़बड़ी से बचने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू हम चीज़ों को इकोनॉमिक्स में 12th बोर्ड में आसानी से याद रख सकते हैं और इन ट्रिक्स से याद किया गया भूलोगे भी नहीं, वो वक्त ज़रूरत काम आ जाएगा। तो अभी हमें यही चीज़ को समझना है कि आखिर हम किस तरीके से चीज़ों को याद रखें जिससे कहीं कोई प्रकार का गड़बड़ कन्फ्यूज़न ना हो जाए। अब जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, जगह जगह काम आती हैं, उनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो नंबर 1 टर्म यहाँ पर आती है, दैट इज़ कॉल्ड SLR एंड नंबर 2 दिस इज़ कॉल्ड CRR और जॉइंटली इन दोनों को मिला करके बोलते हैं LRR। सबसे पहली बात ध्यान रखने का है स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा गया SLR, तो SLR का मतलब होता है स्टैच्यूरी लिक्विड रेशो और CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। इन दोनों ही चीज़ों को मिला करके बोलते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशो। सिंपल सीधी सरल बात ये कि अगर हिंदुस्तान में किसी पर्सन को बिजनेस करना है और बिजनेस करने में कोई पर्सन चाहता है कि वो कॉमर्शियल बैंक खोले, मतलब जो बिजनेस करेगा वो दाल चावल चीनी लोहा या फर्नीचर या कंप्यूटर का बिजनेस नहीं करना चाहता। पर्सन कह रहा है कि मैं बिजनेस करूंगा तो मैं बिजनेस में बैंक खोलूंगा, लाइक पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह की कॉमर्शियल बैंक कोई खोलना चाहता है। तो अब उसे क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले उसको भारत के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको परमिट करेगा तो उसको ये बैंक का कारोबार करने का चांस मिल जाए। आप जान रहे होंगे यस बैंक, IDBI बैंक, ICICI बैंक, बहुत सारे बैंक मार्केट में इस समय हैं। अब क्या है स्टूडेंट्स कि जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है इंडिया के अंदर, वो कह रहा है कि हम आपको बैंक को रन करने की परमिशन देंगे। आपको बैंक का बिजनेस करना है, आप कीजिए, डो नॉट मैटर, लेकिन आपके पास जितना पैसा पब्लिक से डिपॉजिट आएगा उस डिपॉजिट पैसे का एक सर्टेन परसेंटेज जो RBI बताएगा, उस पैसे को आपको 2 रिजर्व बनाने पड़ेंगे। एक बनाना पड़ेगा SLR और एक बनाना पड़ेगा CRR। यानी आपको कानूनी रूप से बैंक लीगल कानूनी रूप से आपको ये दोनों ही रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आप ये दोनों रिजर्व मेंटेन कर लेने के लिए तैयार हो तो RBI आपको बैंक की दुकान चलाने की, बैंक का बिजनेस करने की परमिशन आपको देगा, अदरवाइज RBI आपको परमिशन नहीं देगा। पहली चीज। अब बात ये आई कि इसमें SLR क्या हुआ? SLR का मतलब स्टैच्यूरी लिक्विड रेशो। ये वो पैसे होंगे जिसका परसेंटेज RBI बताएगा कि कितना पैसा रखना है एज पर योर प्राइमरी डिपॉजिट, एज पर योर सेकेंडरी डिपॉजिट, लेकिन ये पैसे आपको अपनी ही बैंक ब्रांच के अंदर में संभाल करके अलग रखने हैं। पैसा आपकी ब्रांच में रहेगा लेकिन RBI के नॉर्म्स में इंस्ट्रक्शन पे रहेगा, आपकी ही बैंक ब्रांच के अंदर रहेगा। दैट इज कॉल्ड SLR, स्टैच्यूरी लिक्विड रेशो। एंड सेकंड CRR, कैश रिजर्व रेशो। जितना पैसा आपके पास पब्लिक से डिपॉजिट आएगा उस पैसे के एक प्रीफिक्स परसेंटेज जो पहले से RBI फिक्स करेगा, उस परसेंटेज के मुताबिक का पैसा आपको RBI के ऑफिस में, अदरवाइज RBI जहां बोलता है, जहां के लिए एड्रेस करता है, उस ऑफिस में, उस बैंक में आपको वो पैसा पहुंचाना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी बैंक का नाम यस बैंक और यस बैंक को RBI ने इंस्ट्रक्शन किया कि आप ऐसा कीजिए कि आप CRR का पैसा पंजाब नेशनल बैंक में जमा कर दीजिए, तो ये पैसा CRR वाला पैसा, कैश रिजर्व रेशो वाला पैसा वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। और अगर RBI ये कह दे कि CRR वाला पैसा आप ही रखे रहो, अभी हम मंगा लेंगे आपसे, देख लेंगे हमें क्या करना है, तो वो पैसा आपको रखना पड़ेगा।
कुल मिलाकर के दोनों ही पैसे, जो पैसे आपकी बैंक ब्रांच में, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये वाला जो एक स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए बैंक है, जो आपने दुकान खोली है वो वाली। अब इस बैंक में आकर के पब्लिक अपने पैसे डिपॉजिट कर रही है, तो जो पब्लिक अपने पैसे डिपॉजिट करेगी, तो मान लीजिए ये टोटल डिपॉजिट जो आ गया, ये आ गया 20 लाख रुपए। तो इस 20 लाख रुपए पर ही जो पब्लिक से डिपॉजिट आया है, या जो आपने बैंक में लोन बांटा और वो सेकेंडरी डिपॉजिट के तौर में पैसा यहाँ पर और आ गया, तो वो प्राइमरी डिपॉजिट हो, सेकेंडरी डिपॉजिट हो, दोनों ही पैसों पर आपको मेंटेन करना पड़ेगा SLR और आपको मेंटेन करना पड़ेगा CRR। SLR स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो, ये वो पैसे हुए जो आपको अपनी खुद की बैंक ब्रांच के अंदर रखने हैं कि भाई ये वाले पैसे आपको अपनी ही ब्रांच में रखने पड़ेंगे। लेकिन जो CRR वाला पैसा है, वो पैसा आपकी बैंक ब्रांच से बाहर, जहाँ RBI बताएगा, वहाँ रखना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ एग्जाम में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। स्टूडेंट पूरी रात पढ़ करके जाता है, पूरे दिन पढ़ के जाता है, पूरे साल पढ़ के जाता है, और फिर उसको एग्जाम जब होने का नंबर आता है तो वो भूल जाता है कि CRR वाला पैसा घर पे रखना था, दुकान पे रखना था, या फिर वहाँ पे जाकर दूसरे क्या जमा कराना था, कौन सा वाला। तो वैसे तो SLR का पूरा नाम स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो है, लेकिन आपको इसको आसानी से याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक है कि आप इस S को अपने दिमाग में कनेक्ट कर लें, सेल्फ। तो अगर आप इस S को सेल्फ करके दिमाग में रखेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको ये पैसा अपने खुद के बैंक ब्रांच में रखना है, खुद की बैंक ब्रांच में रखना है। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, एग्जाम में आप आसानी से अपनी चीज़ को याद रख पाएंगे। तो ये एक जरूरी एस्पेक्ट है। हमने डिस्कस किया CRR क्या है, और साथ में हमने डिस्कस कर लिया कि SLR क्या है और ये टर्म्स किस तरीके से रन करती है। अब स्टूडेंट्स, दूसरी 2 चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट आती हैं, जिसमें कि अक्सर स्टूडेंट गड़बड़ कर लिया करते हैं। एक होता है रेपो स्टूडेंट्स, एक होता है इसमें रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। 2 चीज़ें हैं। एक है यहाँ पर में, इसका नाम है रेपो रेट, और दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट सीधी सी बात, कोई फर्क नहीं है। रिवर्स उल्टी बात, तो यह है रिवर्स रेपो रेट, यानी रेपो रेट का रिवर्स वाला रेट अप्लाई हो रहा है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या है, जरा ये समझना है, रेपो रेट क्या है वो समझना। जैसे ये भारत का सबसे बड़ा वाला बैंक है, और इस सबसे बड़े वाले बैंक का जो नाम है, ये जो बैंक है सबसे बड़ा बैंक, इसका नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो सेंट्रल बैंक है, ये भारत में है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो हुआ भारत का एक बड़ा बैंक, पूरे देश की इकोनॉमी को संभाल रहा है, RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये है भारत के छोटे बैंक, कॉमर्शियल बैंक है, इनका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। SBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भारत के कॉमर्शियल बैंक हैं, छोटे बैंक हैं, जो अपना बिजनेस अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये तो हुआ RBI, ये हुआ पंजाब नेशनल बैंक, और ये हुआ सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये है सेंट्रल बैंक, बड़ा बैंक, पूरे देश की इकोनॉमी का बैंक, और ये है कॉमर्शियल बैंक्स। ये है बड़ा बैंक, मैंने याद रखने के लिए इसको बोल दिया पापा जी। ये है छोटे छोटे बैंक, ये है बच्चे छोटे बैंक हैं। वैसे भी इनका जो बनाया गया है वो इन्हीं के हिसाब से बनाया गया है। अब सीधी बात ये है, लॉजिकल बात ये है, आसान बात ये है कि छोटे बच्चे वक्त ज़रूरत बड़े आदमी से लोन लेने जाते हैं, तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि जिस पर्सन के पास कैपेसिटी नहीं है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़े पर्सन को कह रहा है कि भाई मेरी हेल्प कर दे, जो तेरे ब्याज के पैसे बनते होंगे वो मैं दे दूंगा। तो ये तो सीधी बात है कि छोटा सा पर्सन बड़े आदमी को हेल्प मांग रहा है। दिस इज कॉल्ड रेपो रेट। मतलब अगर कभी कॉमर्शियल बैंक ने
सेंट्रल बैंक से पैसा उधार मांगा ज़रूरत के हिसाब से और उस पैसे पर कोई प्रकार का इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल हुआ, तो जो भी इंटरेस्ट का रेट एप्लीकेबल होगा उस इंटरेस्ट रेट को बोलेंगे रेपो रेट, क्योंकि सीधी बात है। लेकिन उल्टी बात कब होगी? उल्टी बात का मतलब होगा कि छोटे बच्चे से बड़ा आदमी पापा जी लोन मांगने गया है, तो जो बड़ा इंसान है वो लोन मांग रहा है, किससे मांग रहा है? छोटे बच्चे से। तो ये उल्टी बात हो गई कि नहीं हो गई? तो इसीलिए इसका नाम रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये है कि कभी आरबीआई को अर्जेंट ज़रूरत है तो आरबीआई अपनी आवश्यकता का पैसा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक से मांग रहा है, तो वहाँ जो रेट एप्लीकेबल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट। थर्ड नंबर यहाँ पर एक चीज़ और लगती है, इसी का नाम है बैंक रेट। तो बैंक रेट भी एक तरीके से रेपो रेट जैसा ही है, बहुत मिलता जुलता सा है। बड़ा आदमी छोटे बच्चे को लोन दे रहा है, लेकिन इस लोन पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है उसको ज़रूरत नहीं मांगा जाता है, बगैर सिक्योरिटी डिपॉजिट के ही ये जो सेंट्रल बैंक है वो लोन दे देता है इनको। तो कुल मिला करके इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क की बात नहीं है। काम की बात दो खास बात, रेपो रेट कौन किसको लोन दे ले रहा है? तो रेपो रेट सीधी सी बात है, बड़ा आदमी छोटे बच्चे को लोन दे रहा है, यानी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहे हैं। लेकिन रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये है कि यहाँ पर छोटा बच्चा बड़े आदमी को लोन दे रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ रिवर्स रेपो रेट। पेपर में याद रखना आसान हो जाएगा। बैंक रेट पूछा जाता है तो सिमिलर टू रेपो रेट है, बस फ़र्क इतना कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होगा। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा वर्क इसमें और आएगा, और इसमें नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास में जो सिस्टम आता है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्किंग आती है, वो आता है मनी। यहाँ से हमारे पास में एक टर्म आता है, इसमें आता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती हैं उसमें दो प्रकार की रिसिप्ट्स हैं। एक प्रकार की रिसिप्ट्स हैं इसके अंदर टैक्स रिसिप्ट्स, और दूसरे प्रकार की रिसिप्ट्स हैं वो हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट्स यहाँ दो प्रकार की हैं, एक रेवेन्यू एक टैक्स रिसिप्ट्स और दूसरी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। अब टैक्स रिसिप्ट्स अपने आप में दो प्रकार की हैं। एक प्रकार की है टैक्स रिसिप्ट, इसका नाम है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरे प्रकार की टैक्स रिसिप्ट है यह है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की टैक्स रिसिप्ट का मतलब है इम्पैक्ट एंड इम्पोजिशन ऑन सेम पर्सन। सो इम्पैक्ट एंड इम्पोजिशन ऑन सेम पर्सन है, जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर इम्पैक्ट एंड इम्पोजिशन ऑन डिफरेंट पर्सन्स है तो इसका नाम हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिस पर टैक्स लगा उसी ने ही टैक्स का पेमेंट भी किया। इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स लगा किसी और पर और पॉकेट पे असर पड़ा किसी और पर। आप आपकी पर्सनल कार लेकर के यमुना एक्सप्रेस वे से आगरा से दिल्ली जा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में रास्ते में टोल टैक्स ऑफिसर ने आपकी कार को रोका और बोला कि टोल टैक्स दीजिए। तो आपने पेटीएम के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू या कैश रिसिप्ट के थ्रू आपने उस पर्सन को अपनी पॉकेट से पैसे दिए। तो हुआ ये कि आप अपनी पर्सनल कार लेके जा रहे थे, टोल टैक्स ऑफिसर ने आपको रोका, आप पर टैक्स एनफोर्स किया, इम्पोज किया, और उस टैक्स का जो पेमेंट था वो भी आपको करना पड़ा, आप ही की पॉकेट पर उसका असर आया। तो ये चीज़ का मतलब हुआ इम्पैक्ट एंड इम्पोजिशन ऑन सेम पर्सन। लेकिन आप सरकारी बस में बैठ करके जा रहे थे, आपने टिकट लिया, आप आराम से अपनी चेयर पे बैठ गए, बस चली। थोड़ी दूर बाद टोल टैक्स ऑफिसर ने बस को रोका, तो अब की बार वो टोल टैक्स ऑफिसर आपसे एज ए पैसेंजर कुछ नहीं कहेगा,
बल्कि वो बस के ड्राइवर कंडक्टर को बोलेगा कि भाई आपको बस इस रोड से पास करनी है तो आप हमारा टैक्स दीजिए। तो यहाँ टैक्स इम्पोज पैसेंजर पर नहीं हुआ है, टैक्स इम्पोज ड्राइवर और कंडक्टर या जो भी बस की अथॉरिटीज़ हैं उन पर ये टैक्स लगा है। तो ड्राइवर कंडक्टर पे टैक्स इम्पोज हुआ, उन्होंने टैक्स का पेमेंट किया। लेकिन ड्राइवर कंडक्टर पहले से ही होशियार थे, वो रोज़ाना सड़क पे चल रहे थे, तो उन्होंने क्या काम किया कि जो टैक्स का जो अमाउंट था वो पब्लिक के टिकट में पहले से ही ऐड कर दिया और उसी टिकट अमाउंट को पब्लिक से कलेक्ट कर लिया। मतलब जैसे मान लो 500 रुपये टैक्स बनता है सपोज, तो सबसे 10-10 रुपये करके चार्ज कर लिया या 20-20 रुपये करके टिकट में पहले पैसे ही ऐड कर लिए। तो कुल मिला के हुआ क्या कि टैक्स लगा था, इम्पोजिशन जो टैक्स का हुआ था वो तो कंडक्टर पर हुआ था, बस की अथॉरिटी पर हुआ था, लेकिन उसका जो असर पड़ा वो पैसेंजर की पॉकेट पे पड़ा। दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट एंड इम्पोजिशन ऑन डिफरेंट पर्सन्स। तो डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट्स में डिस्कस हुआ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन इसके अंदर में दो चीज़ें और भी आती हैं। ये आता है एक आती है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। तो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या है, ज़रा ये ध्यान देना है। तो नॉन टैक्स रिसिप्ट में 5 चीज़ें आती हैं। एक आता है इसके अंदर फीस, एक आता है इसके अंदर में फाइन, थर्ड नंबर पे आता है पेनल्टी, फोर्थ नंबर पर आता है एसचीट और फिफ्थ नंबर पर आता है स्पेशल असेसमेंट। फीस कई बार स्टूडेंट को मुश्किल पड़ता है इसको डिफाइन करना। फीस का मतलब ये है कि आपने गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली कोई सर्विस, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की है, यूज़ की है, कंज्यूम की है। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप पार्क में जाओगे और बोटिंग करोगे, नाव चलाओगे, तो आपको नाव चलाने का टिकट, उसका एंजॉय करने का टिकट लेना पड़ेगा 30 रुपये पर राइड। तो गवर्नमेंट ने तो वहाँ व्यवस्था बना के रखी और आपने अगर उस फैसिलिटी को यूज़ किया तो आपको टैक्स देना है, और अगर आप फैसिलिटी यूज़ नहीं करते हो तो आपको टैक्स भी नहीं देना है। तो दिस इज कॉल्ड फीस। आप गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली ट्रेन अगर यूज़ करोगे तो ट्रेन का टिकट लोगे, ट्रेन यूज़ नहीं करोगे तो ट्रेन चल रही है, ट्रेन आपसे कोई चार्ज नहीं मांगेगी। दिस इज कॉल्ड फीस। सेकेंड नंबर इज फाइन। फाइन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने कहा कि आपको अगर सड़क पर चलना है तो आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा। आपको फैक्ट्री चलानी है और उसमें कोई फर्नेस, कोई बहुत बड़ी सी भट्टी चलानी है, तो उसमें धुआं जो निकलेगा वो धरती के लेवल से 30 मीटर ऊंचाई पर आप चिमनी लगा करके, एक बड़ा सा सिलेंडर सा लगा करके, और तब आप धुएं को डिस्पोज करोगे, नहीं तो सारी पब्लिक की आप हेल्थ खराब कर दोगे। तो इस तरह के परमिशन के साथ, रूल्स के साथ गवर्नमेंट ने आपको फैक्ट्री चलाने की परमिशन दी। गवर्नमेंट ने कहा सड़क पे चलोगे हेलमेट लगाना पड़ेगा, लेकिन आपने गवर्नमेंट का रूल ब्रेक कर दिया, आपने गवर्नमेंट की व्यवस्था को नहीं माना, आपने अपनी मर्जी से काम चलाया, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट आप पर फाइन लगा देगी, क्योंकि आपने जो गवर्नमेंट का जो रूल था, सिस्टम था, उसको ब्रेक किया है। दैट इज कॉल्ड फाइन। थर्ड नंबर इज कॉल्ड पेनल्टी। गवर्नमेंट ने कहा कि फाइन का जो अमाउंट है वो आपको विद इन 20 डेज कंसर्न कोर्ट में जमा करना है। लेकिन आप भूल गए कि मेरे को फ़ाइन का पैसा पेमेंट करना है, आपने ध्यान ही नहीं दिया फ़ाइन के पैसे पर, तो फ़ाइन के पेमेंट को आपने इग्नोर कर दिया। तो इस कंडीशन में आपके ऊपर में पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपसे कहा था 20 दिन में डिपॉजिट करो, और आप 20 दिन तक उसको डिपॉजिट नहीं कर पाए। जब आप 21वें दिन, 22वें दिन या 25वें दिन वहाँ जाओगे तो गवर्नमेंट आपसे फीस के, फ़ाइन के पैसे तो लेगी ही लेगी, साथ में गवर्नमेंट आपसे कहेगी आपका पेमेंट डिले और हो गया, उस डिले पेमेंट पर आप पेनल्टी और दीजिए। नेक्स्ट है एसचीट। अगर कोई प्रॉपर्टी, घर, मकान, दुकान, कोठी, बंगला, विला, किला या इस तरह का कुछ भी है, या कोई मोटरसाइकिल है, कार है, और उसका कोई लीगल रिसिपेंट नहीं है, कोई व्यक्ति समझ नहीं आ रहा कि कौन इसका वारिस है, कौन मालिक है, तो ऐसी स्थिति में ये जो एसचीट कानून है, इसके थ्रू वो सामान आपकी प्रॉपर्टी मानते हुए आपको ऊपर से गवर्नमेंट उसको चार्ज लगा देगी, गवर्नमेंट उसको अपने चार्ज में ले लेगी। जैसे एक कोई पर्सन सड़क पर अपनी मोटरसाइकिल चला रहे थे, रास्ते में कोई छोटा मोटा सा एक्सीडेंट हुआ,
और पर्सन की मोटरसाइकिल में से नंबर प्लेट निकल करके कहीं गिर पड़ी। तो पर्सन ने इस बात पर उसका ध्यान भी नहीं किया कि नंबर प्लेट गिर गई है, और फिर उसने अपनी मोटरसाइकिल चलाना चालू रखा, या वो थोड़ा सा आगे चलने के बाद चलने लगा। अब थोड़ी और दूर वो चला तो उसके मन में ये आई कि बहुत देर से मैं चला रहा हूँ, पीछे छोटा सा एक एक्सीडेंट भी होकर चुका हूँ, थोड़ी देर में रुक जाता हूँ, एक कप चाय पी लेता हूँ। तो पर्सन ने अपनी मोटरसाइकिल एक साइड से खड़ी करी और किसी जगह पर वो चाय पीने के लिए साइड से उतर गया। अब थोड़ी दूर चाय पी गई तो मालूम पड़ा पीछे से आने वाले एक ट्रक ने बहुत जोरदारी की टक्कर मारी, और वो श्रीमान जी का वही काम तमाम हो गया, ख़त्म हो गई। अब वो मोटरसाइकिल जो थी वहीं वो चाय वाले की दुकान के बाहर वो खड़ी है। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, उस मोटरसाइकिल को लेने कोई आ ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में बड़ी परेशानी। तो जो चाय वाला वेंडर था, सड़क के दुकानदार थे, उनमें से किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि साहब हमारी दुकान के बाहर एक कोई ऐसी मोटरसाइकिल खड़ी है, बहुत दिनों से खड़ी है, कोई इस मोटरसाइकिल को लेने करने आ ही नहीं रहा है, तो क्या करें। तो गवर्नमेंट उठा करके उस मोटरसाइकिल को पुलिस स्टेशन ले आएगी। अब इस स्थिति के बाद से अगर कोई व्यक्ति उस एक्सीडेंटल वाले केस के पर्सन का अगर वो बच गया तो खुद आ जाए, या उसके परिवार में से कोई आए कि भाई हमारे परिवार के मेंबर की मोटरसाइकिल है, अपना क्लेम एक्नॉलेज करे, तो गवर्नमेंट का जो मोटरसाइकिल वाला जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो उस मोटरसाइकिल को उस पर्सन को हैंड ओवर कर देगा। लेकिन अगर कोई पर्सन वहाँ आ ही नहीं रहा कि साहब ये मोटरसाइकिल हमारी है, तो गवर्नमेंट क्या करे। तो गवर्नमेंट उसका एक लीगल नोटिस निकालेगी, और उसके बाद उस एसचीट कानून के थ्रू, चूँकि इसका कोई रिसिपेंट नहीं आ रहा है, उसको अपनी खुद की प्रॉपर्टी मानते हुए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मानते हुए गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी। दिस इज कॉल्ड एसचीट। नेक्स्ट है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है अगर गवर्नमेंट ने किसी जगह पर किसी एरिया के डेवलपमेंट के विकास के लिए, किसी काम के लिए गवर्नमेंट ने कोई खर्चा किया और भारी भरकम खर्चा किया, और उस खर्चे को करने से बेनिफिट किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप को, एक कम्युनिटी को या एक लोकेलिटी को मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट उस खर्चे के लिए अलग से एक स्पेशल टैक्स आपके ऊपर लगा देगी, और उस स्पेशल टैक्स का नाम हो जाएगा स्पेशल असेसमेंट। तो ये स्पेशल असेसमेंट इस बात के लिए लगा है कि गवर्नमेंट ने कहीं कोई फैसिलिटी डेवलप करी है, जबकि उस फैसिलिटी का लाभ आप उठा रहे हो, तो ये जो प्रकार का बेनिफिट आपको मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट। तो स्पेशल असेसमेंट गवर्नमेंट की एक स्कीम है और इसका वर्क हम करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो पर, इस लेक्चर पर हम लोगों ने कई सारी छोटी छोटी इकोनॉमिक्स की टर्म डिस्कस की, लगभग 12। अब एग्ज़ाम के हिसाब से आप इसको आसानी से याद रख पाएँ, इसलिए आपको ट्रिक बेस्ड सिस्टम से इसको याद कराने की कोशिश की गई, लाइव एग्जाम्पल को सपोर्ट किए गए, ताकि आप अपनी चीज़ों को आसानी से याद रख सकें। इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप एग्ज़ाम में बहुत बार देखने में आता है कि पूरे साल पढ़ते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं, फिर भी लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम में भूल जाते हैं। तो चीज़ों को याद रखने के लिए एक ट्रिक बेस्ड सिस्टम से आप चलेंगे तो आसानी से आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। So thanks students, please like and subscribe this channel for further this kind of videos so that you may be aware at first things. So thanks students for joining this one.